हेलो बच्चों, विलेन चैप्टर के इस 8th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम स्थिरपाती का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले की 7 वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम एक इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो जल होता है इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिल अल्कोहल होता है, इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर हम जल और एथिल अल्कोहल को मिलाकर एक विलेन तैयार करें और उसको गर्म करें तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल 78.5 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो वाष्प में बदल जाएगा। अर्थात गर्म करने पर हम एथिल अल्कोहल और जल को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रभाजी आचरण। फिर से समझिए, जल और एथिल अल्कोहल को मैंने मिलाकर एक विलेन तैयार किया। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो 78.5 पर जो आपका एथिल अल्कोहल है वो वाष्प में बदल जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो भी आपका वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभाजी आचरण द्वारा हम या गर्म करने से हम इन दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर हम जल यानी H2O को जल की मात्रा 5% और एथिल अल्कोहल की मात्रा 95%, इस अनुपात में हम इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर कोई विलेन तैयार करें। जल आपका 5% और अल्कोहल आपका 95%, यानी इन दोनों को मिलाकर टोटल 100% का एक विलेन तैयार करें। और अगर हम उसको गर्म करें तो होगा क्या बच्चों कि दोनों का जो विलेन है वो एक साथ समान ताप पर यानी 78 डिग्री सेल्सियस पर जो है दोनों एक साथ वाष्प में बदल जाएंगे। मान के चलिए कि हमें जो है 100 ml का एक विलेन बनाना है। तो इस विलेन में जो आप H2 यानी जल की मात्रा लोगे वो आप 5 ml और जो है एथिल अल्कोहल की मात्रा है यानी C2H5OH की जो मात्रा है वो 95 ml लोगे। तो दोनों को मिलाकर जब का 100 ml का विलेन बनेगा, तो जब आप इन दोनों से मिलाकर जो विलेन तैयार करोगे उसे गर्म करोगे तो दोनों अलग अलग ना उड़कर एक साथ समान ताप पर जो है वाष्प में बदल जाएंगे। मतलब दोनों 78 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलेंगे। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं तो आपका एथिल अल्कोहल पहले उड़ता है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है। और अगर हम इन दोनों को इस अनुपात में लेकर गर्म करें तो क्या होता है कि जल और एथिल अल्कोहल दोनों एक साथ जो है वाष्प में परिवर्तित होते हैं। ठीक बात, आइए इस हेडिंग को पढ़ लेते हैं। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिरपाती बनाते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिन्हें हम मिश्रित करें यानी मिलाएं तो वो स्थिरपाती विलेन बनाते हैं। स्थिरपाती मतलब नियत और क्वाती यानी क्वथनांक, यानी दोनों का क्वथनांक एक जैसा होता है। अर्थात दोनों स्थिर ताप पर या एक ही ताप पर उबलते हैं। जैसे इस अनुपात में मिलाने पर दोनों एक ही ताप पर उबल रहे हैं, जबकि पहले क्या था, किसी भी अनुपात में मिलाने पर ये अलग अलग ताप पर उबल रहे थे या वाष्प में बदल रहे थे। अर्थात ऐसे द्रव जो स्थिर ताप पर उबलते हैं, यानी ऐसे द्रव जो स्थिर ताप पर उबलते हैं स्थिरपाती विलेन या स्थिरपाती कहलाते हैं। इन मिश्रणों का द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में संगठन समान रहता है। यानी जो आपका विलेन है इस विलेन का
द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में दोनों में संगठन समान रहता है, अर्थात द्रव अवस्था में भी दोनों साथ थे और जब वाष्प अवस्था आई तो वाष्प अवस्था में भी दोनों साथ साथ वाष्प में बदले। तो इस प्रकार के विलयन को हम स्थिरवाती कहते हैं। ठीक बात। ऐसे विलयनों में संगठन को प्रभाजी आचरण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब जब हम जल और एथिल अल्कोहल को किसी भी अनुपात में मिलाकर गर्म कर रहे थे तो क्या था बच्चों, एथिल अल्कोहल को हम इतने टेम्परेचर पर पहले प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर जल हमें अलग प्राप्त हो जाता था। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रभाजी आचरण द्वारा अलग अलग करना। लेकिन जब हमने इन दोनों को इस अनुपात में मिलाया तो बच्चों ये दोनों एक साथ वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अर्थात इस अवस्था में हम दोनों को प्रभाजी आचरण यानी गर्म करने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक बात। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिरपाती के प्रकार। ये आपका क्वांटी है, स्थिरपाती के प्रकार। तो बच्चों स्थिरपाती दो प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती और दूसरा है आपका अधिकतम क्वथनांकी स्थिरपाती। तो सबसे पहले हम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती का अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती वे विलयन होते हैं जिनमें उनके अवयवी घटकों का जो क्वथनांक होता है उससे ये कम ताप पर उबलते हैं। तो बच्चों जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एथिल अल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इन दोनों को मिलाकर जो मैंने विलयन बनाया है इसका क्वथनांक कितना है, 78। तो ध्यान से अगर देखें तो इस विलयन का जो क्वथनांक है वो इनके घटकों से कम है। जो विलयन मैंने बनाया है उस विलयन का जो क्वथनांक है उस क्वथनांक को हम ध्यान से देखें तो वो इन दोनों जल और एथिल अल्कोहल इन दोनों घटकों के क्वथनांकों से कम है। तो इस प्रकार के विलयन को हम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों लैंग्वेज मैंने लिख दी है, आइए इसे पढ़ते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती वे विलयन होते हैं, न्यूनतम स्थिरपाती विलयन वे विलयन होते हैं जो अपने अवयवों या संगठनों, अवयव कह सकते हो या संगठन कह सकते हो, जिनसे ये मिलके बनाए, यानी जल और एल्कोहल संगठनों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलते हैं। संगठनों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलते हैं। इन दोनों से इसका जो क्वथनांक है वो कम है, तो कम ताप पर उबलते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को हम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती कहते हैं। ठीक बात। इसके अलावा यह विलयन निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब जो इसका क्या मीन्स है, इसके लिए आपको इससे पहली वाली वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। ठीक है, जिससे कि आपको अब ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो बच्चों जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मान के चलता हूं मैं, ये है आपका वायुमंडलीय दाब, यानी हमें किसी को गर्म करना है तो उसको वायुमंडलीय दाब तक उसका क्वथनांक करना पड़ेगा। जल का क्वथनांक कितना, 100। सपोज ये आपका जल का वाष्प दाब, ये आपका जल का वाष्प दाब। अब बच्चों आप जानते हो कि जल को उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर करने में 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, यानी जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका क्वथनांक होगा। इसके अलावा एथिल अल्कोहल जो है इसका वाष्प दाब कितना है, 78.5, यानी इतने टेम्परेचर पर ये वाष्प में बदलेगा। तो इसका क्वथनांक जल से थोड़ा कम है। तो मान लो इसका जो क्वथनांक है वो जल से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये आपका एथिल अल्कोहल।
एथिल एल्कोहल। अब बच्चों इसको आपको वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए इसको 78.5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका क्वथनांक होगा। ठीक है। अब यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो है 78, यानी इससे भी थोड़ा कम। तो मान के चलता हूं ये जो है वो इस विलयन का वाष्प दाब है। जो विलयन इन दोनों से मिलकर बना है उस विलयन का वाष्प दाब मैंने यहां मान लिया। और यहाँ पर कितना था 100 जल का, इससे ऊपर 78.5 एल्कोहल का, यानी इससे कम ताप की आवश्यकता होगी वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए। ये आपका विलयन को चाहिए 78 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यानी विलयन को वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो बच्चों जल का जो वाष्प दाब है इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। इससे कम एथिल एल्कोहल को और इससे कम होगा आपका विलयन का। तो विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होगी। तो बच्चों जहां पर कम ताप से हमारा जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका विलयन होता है वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से समझिए, जल का वाष्प दाब जो है वो आपका यहां से यहां तक है, यानी जल को वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। एल्कोहल को वायुमंडलीय दाब तक उसका वाष्प दाब करने के लिए 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। जो आपका विलयन का जो वाष्प दाब है उसे वायुमंडलीय दाब तक बराबर करने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होगी, यानी कम ताप पर जो विलयन का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर कम ताप की आवश्यकता होती है वह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है आपका अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती। तो बच्चों अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जो आपका जल का क्वथनांक होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलता है और नाइट्रिक अम्ल आपका 86 पर वाष्प में बदलता है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को निश्चित अनुपात में मिलाएं, यानी जो जल है हमारा उसको 32% और आपका जो नाइट्रिक अम्ल है उसको 68%, इस अनुपात में हम इन दोनों को मिलाएं, तो इन दोनों को इस अनुपात में मिलाकर गर्म करते हैं, तो बच्चों ये एक समान ताप पर निश्चित ताप पर उबलते हैं और उस ताप को कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती। फिर से समझिए बच्चों, जो आपका जल और नाइट्रिक अम्ल है उन दोनों को मैंने मिलाया, किसी भी अनुपात में लेकर उन दोनों को मिलाकर विलयन बनाया मैंने और उसको मैंने गर्म किया, तो पहले जो नाइट्रिक अम्ल है वो 86 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाएगा। फिर जैसे जैसे ताप बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो भी वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार हम नाइट्रिक अम्ल और जल को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मैंने H2O को 32% और आपका जो नाइट्रिक अम्ल है उसको 68% यानी इस अनुपात में मिलाया, यानी अगर मैं 100 ml का कोई विलयन बनाना है तो उसमें मुझे जो जल है वो 32 ml, जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो आपको 68 ml लेना पड़ेगा। इस अनुपात में लेकर जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो वह विलयन अलग अलग ताप पर ना उबलकर एक समान ताप पर उबलता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम अधिकतम क्वथनांकी स्थिरघाती विलयन कहते हैं। अब बच्चों अगर हमें किसी पदार्थ को गर्म करके वाष्प में बदलना है तो
उस पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये आपका वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है। तो बच्चों जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लेते हैं ये है आपका जल का वाष्प दाब। अब जैसे हम जल को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब नाइट्रिक अम्ल का जो वाष्प दाब है वो आपका 86 डिग्री सेल्सियस, तो इससे थोड़ा कम है। तो ये मान के चलते हैं आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब करने के लिए हमें 86 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अब बच्चों इन दोनों से हमने जो विलयन बनाया है उसका टेम्परेचर कितना है 120.5, यानी इन दोनों से अधिक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो अधिक है, तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से हमें ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं जो विलयन का वाष्प दाब है वो यहाँ है, इन दोनों से वाष्प दाब नीचे, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको गर्म करेंगे तो 120.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जल का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, यानी यहां से यहां तक आने में उसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता थी। HNO3 का जो वाष्प दाब है उसे वायुमंडलीय दाब तक करने के लिए हमें 86 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। अब बच्चों जो विलयन का टेम्परेचर है वो है 120.5 डिग्री सेल्सियस, तो उसे यहां से यहां तक लाने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होगी। तो यहां आप देख सकते हो कि इन दोनों की अपेक्षा जो आपका विलयन है उसका जो वाष्प दाब है वो बहुत ही नीचे है। वाष्प दाब नीचे होने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो अधिक है। तो बच्चों जिसका टेम्परेचर अधिक होता है किसकी अपेक्षा, उसके संघटकों की अपेक्षा, जिसका जो ताप है अपने संघटकों की अपेक्षा अधिक होता है, तो इस कंडीशन में वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। वापस से समझिए बच्चों, जब हम जल और नाइट्रिक अम्ल के विलयन को गर्म करते हैं तो पहले नाइट्रिक अम्ल 86 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदल जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जल है वो भी वाष्प में बदल जाएगा। इस प्रकार हम इन दोनों को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बच्चों जब हम जल और HNO3 इन दोनों को 32 और 60% के हिसाब से लेकर मिश्रण बनाए और इसको हम गर्म करें तो बच्चों ये समान ताप पर या निश्चित ताप पर जो है एक साथ उबलेंगे या एक साथ वाष्प में परिवर्तित होंगे। चूंकि बच्चों इसका जो क्वथनांक है वो इसके संघटकों से अधिक है, इसका जो विलयन का क्वथनांक है उसका क्वथनांक इसके संघटकों से अधिक है, इसलिए इसको हम कहते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती। अगर इसका जो क्वथनांक कम होता तो उसको हम कहते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरपाती। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो में अणुसंघ के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे जो कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।